हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर डॉटर विनाश। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जो कि है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए, सिक्योरिटी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर हम किसी भी इकोनॉमी की या पर से हम किसी पर्सन की बात करें, अगर हम इकोनॉमी का डिस्कशन करें तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि कैसे बोला जाता है कि फॉरेक्स रिजर्व होना ज़रूरी है। दैट मीन्स जो फॉरेन की करेंसीज हैं वो हमारी जो बैंक है आरबीआई सेंट्रल बैंक उसके पास होना ज़रूरी है ताकि इकोनॉमी क्रैश ना करे। वो क्या है, एक तरह से इकोनॉमी क्रैश ना करे उसके लिए हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम अपनी एनर्जी नीड्स की बात करें तो हम कैसे अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ऑयल का स्टॉक रखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि सिक्योरिटी कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। और वैसे ही फूड सिक्योरिटी उतना ही इम्पॉर्टेंट या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है और फूड सिक्योरिटी की तरफ हमारी गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है। यही कारण है कि अगर आप यूएन रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये दिखाते हैं कि अगर हम स्टंटिंग की बात करें तो आज इंडिया में जो चिल्ड्रन है दैट आर बिलो 5 ईयर ऑफ एज, उनके अंदर जो स्टंटिंग का इशू है वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 48% टू 38%। ऑल्दो ये नंबर दैट इज़ 38% अपने आप में बहुत ह्यूज है, बट स्टिल हम ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के कारण ये जो प्रॉब्लम है वो कम होती जा रही है। ये और क्या है फूड सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी के और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो हम अपने डिस्कशन में आज इंक्लूड करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दैट्स एजुकेटर डॉटर विनाश, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि जो नोटिफिकेशन है, जो नई वीडियोस अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। इसमें जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं वो होती है रिलेटिंग टू आईएएस यूपीएससी प्रिपरेशन। तो अगर आपको ये वर्दी लगे तो आप इसे फॉर श्योर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप नोट्स की बात करें, जो आज वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे उसके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे ऑन आवर वेबसाइट दैट इज़ educatoravinash.com। इसमें आप जाके डाउनलोड सेक्शन में जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो चलिए इस नोट के साथ हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारा जो डिस्कशन रहेगा उसका एक ग्राफ है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि हम अच्छे से समराइज कर सकें कि हमारे डिस्कशन में क्या क्या इंक्लूडिंग रहेगा। फर्स्ट आएगा मीनिंग, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो वो रहेगा दैट इंक्लूड्स मीनिंग जो कि फूड सिक्योरिटी का है। उसके बाद इसकी ज़रूरत क्या है फूड सिक्योरिटी की, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर आएगा फूड इनसिक्योर सेगमेंट जो है, जिनके साथ ये जो फूड इनसिक्योरिटी की इशू है वो ज़्यादा रहती है, वो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। और फिर पहले हमने देख लिया मतलब चीज़ क्या है, दैट इज़ कंसेप्ट क्या है, फिर हमने देखा उसकी ज़रूरत क्या है, फिर देखा उसके लिए इनसिक्योर सेगमेंट क्या है, फिर आएगा उसके जो सॉल्यूशन है दैट मीन्स सेल्फ सफिशिएंसी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, फिर उसका डिस्कशन होगा। तो इस तरह से हम अपने डिस्कशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा दैट इज़ पार्ट 1, उसमें हम मीनिंग, नीड और फूड इनसिक्योर सेगमेंट की बात करेंगे। जो सेल्फ सफिशिएंसी का पार्ट है वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कशन उसका करेंगे। सो आज हम अपना जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग ऑफ फूड इनसिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें देन फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। अब देखिए इसमें 3 कीवर्ड है जो कि है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। कि जो फूड है वो अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो और एक्सेसिबल हो। अवेलेबल है फॉर मतलब जो गवर्नमेंट है उसने अवेलेबल करवा दिया फूड, पर वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके प्राइजेस इतने ज़्यादा शूट अप कर जाएं कि कोई भी पर्सन उसे अफोर्ड ही ना कर सके, उसे बाय ही ना कर सके। अगर बाय ही नहीं कर सका तो अवेलेबिलिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देन कम्स एक्सेसिबिलिटी। जो एक्सेसिबिलिटी का कंसेप्ट था वो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, वो हम आगे भी देखेंगे। तो एक्सेसिबिलिटी भी इंश्योर करना उतना ही अब इम्पॉर्टेंट है जितना अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी है।
और टू हुम और फूड टू ऑल पीपल, सभी की बात हो रही है, मतलब इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का मतलब है कि सभी लोगों के लिए ये जो 3 चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये अवेलेबल हो एट ऑल टाइम्स। अब ऑल टाइम्स क्यों लिखा है वो हम अपनी डिस्कशन में आगे भी देखेंगे, बट यहाँ पे मैं एक इंसाइट दे देती हूँ कि होगा क्या। ऑल टाइम्स का मतलब है कि अगर कोई फेमाइन या कोई भी ऐसे नेचुरल क्लैमिटी भी आती है तो उस समय भी फूड सिक्योरिटी का एक्चुअल मतलब ये है कि उस समय भी ये तीनों चीज़ें इंश्योर करी जाएं हर पर्सन के लिए। दैट मीन्स जो उस समय एंडेंजर्ड हैं क्योंकि वो नेचुरल क्लैमिटी के कारण, उन लोगों को भी ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड की जा सके। दैट मीन्स अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। ये हो गया फूड सिक्योरिटी की बात। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इंक्लूड फूड प्रोडक्शन विद इन कंट्री, फूड इम्पोर्ट, प्रीवियस ईयर स्टॉक। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है। उसमें इंक्लूड किया जाता है एक ही जो फूड प्रोडक्शन हुआ है कंट्री के विद इन, या इंपोर्ट किया जाए, या जो पहले का स्टॉक रखा था, वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी के अंदर आती हैं। अब होगा क्या, गवर्नमेंट को अगर अवेलेबल करवाना है फूड, तो जो कंट्री में प्रोडक्शन हुआ है उस ईयर, जैसे कि हमें पता है हार्वेस्ट होता है, तो वो अब इंक्लूड हो जाएगा अवेलेबिलिटी के अंदर। या गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस हमें पता है कि अगर सपोज किसी भी चीज़ के प्राइजेस शूट अप हो जाए या कोई भी और कारण, जैसे हमें पता है कि हम इस समय हमें हमारी कंट्री में एड आ रहा है ऑक्सीजन सप्लाई के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो वो भी क्या है, फूड की हम यहाँ पे वैसे बात कर रहे हैं, पर मैं अगर एक नॉर्मल सिनेरियो में बात करें तो वो जो ऑक्सीजन इंपोर्ट हो रहा है तो वो इंपोर्ट में आ गया। वैसे फूड आइटम्स में भी जो चीज़ें इंपोर्ट होती है, हमें पता है कुछ ऐसी सब्सटेंसेस बोल लीजिए या कोई ऐसे आर्टिकल्स हैं जो अवेलेबल करवाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू इंपोर्ट्स, तो वो इंपोर्ट भी अवेलेबिलिटी के अंदर आ जाता है। और या गवर्नमेंट के पास जो पहले का स्टॉक रखा हो, जैसे हमें पता है पीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसकी ग्रेनरीज में पहले से ही प्रोडक्शन रखी है, हार्वेस्ट रखा है, उसे वो प्रोवाइड करती है लोगों को। वो भी जो सेगमेंट है वो भी अवेलेबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शंस है जो अगर हम अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उनके अंदर कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे फिर जो डेफिनेशन मैंने पहले बताया उसे और ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट किया है। जैसे एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन होना चाहिए। ऐसा ना हो एक ही ठीक है, वो अफोर्डेबल भी है, वो अवेलेबल भी है, मगर फिर भी पर्सन जाके उसे ले नहीं पा रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, बहुत रफ एग्जांपल है कि अवेलेबल है, अफोर्डेबल है, बट स्टिल मेरे एरिया में कुछ इस तरह से सर्कमस्टांसेस हैं या कुछ भी ऐसा है, फॉर इंस्टेंस लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, कोई भी कारण है कि वो मुझे एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि ड्यूरिंग दी जो फर्स्ट वेव था उसके ड्यूरिंग जब लॉकडाउन पीरियड था तो तब भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, घर घर में जाके या घर घर में जो डिलीवरी है वो करवाई गई थी फूड प्रोडक्ट्स की, ताकि ये जो मेन मतलब है फूड सिक्योरिटी का उसे बरकरार रखा जाए। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की बात है तो पर्सन नहीं जा सकते थे बाहर क्योंकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी ताकि रश ना हो। तो उस केस में क्या था कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, घर में ही एक्सेसिबल करवा रही थी, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी तो थी पर एक्सेसिबिलिटी में इश्यूज थे, तो वो उस इशू को भी वहाँ पे टैकल किया गया था। तो ये एक्सेसिबिलिटी की बात आ गई। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ बाइंग सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर 1970s की बात करें तो फूड सिक्योरिटी वॉज एसोसिएटेड विद ओनली अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ एडुकेट सप्लाई ऑफ बेसिक स्टफ। मतलब वहाँ पे जो ये एक्सेसिबिलिटी का कंसेप्ट था वो नहीं था, जो कि अमर्त्य सेन जी के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये एक्सेसिबिलिटी का मैंने पहले भी कहा था जो कंसेप्ट है वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर आती है नीड कि क्या ज़रूरत है। हमने देख लिया फूड सिक्योरिटी क्या होता है, हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात आती है फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है। मैंने इंट्रोडक्टरी नोट में ही बोला था कि फूड सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया कि कैसे जो ऑयल है या जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इम्पॉर्टेंट है, तो फूड जो कि इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है जो लिविंग है उसे कंटिन्यू करने का, तो उस केस में फूड के लिए सिक्योरिटी क्यों ना हो, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जो बुक में है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी कैन परसिस्ट फॉर पुअरेस्ट सेक्शन ऑल द टाइम
एंड फॉर दोज APL एट पर्टिकुलर इंस्टेंस। एक ही फूड सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो किन के लिए हम बोले टारगेट होता है, तो फूड सिक्योरिटी हमेशा या लगभग काफ़ी सिनेरियोज में एंडेंजर्ड रहती है किन लोगों के लिए, जो पुअरेस्ट सेक्शंस है। अब देखिए जो पुअर लोग हैं या पुअरेस्ट तो मतलब पुअर से भी पुअर, मतलब जो सबसे गरीब है, तो पुअर सेक्शन की भी अगर हम बात करें तो उनके लिए भी हमेशा ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें अवेलेबल या अफोर्डेबल रहे। अगर ठीक है मार्केट में चीज़ अवेलेबल भी है, अगर उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो जो पुअर सेक्शन है वो कैसे इस तरह से अपना लाइवलीहुड कंटिन्यू कर सकता है, उसके साथ तो इश्यूज रहेंगे ही, वो अफोर्डेबल उनके लिए नहीं रहेगा। तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन करती है, और इस तरह से जो इंटरवेंशन होती है कि जो पुअर सेक्शन है उन्हें भी एटलीस्ट वो चीज़ प्रोवाइड की जा सके कि उनकी जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है पर डे वो पूरी हो सके। तो वो फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए होता है। मगर ये तो पुअर सेक्शन की होगी, बट ऐसा नहीं है कि जो पुअर सेक्शन है वही हमेशा वल्नरेबल रहेगा। कभी कभी क्या होता है, जो अबव पॉवर्टी लाइन पीपल भी हैं वो भी आ जाते हैं फूड इनसिक्योरिटी के सेगमेंट के अंदर। क्यों आ जाते हैं? फॉर इंस्टेंस आप बोलिए कि हाँ ठीक है, कोई भी पर्सन है वो बहुत रिच है, हर चीज़ उसकी बहुत सही चल रही है, बट एकदम से कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी आई, अर्थक्वेक आया, कोई भी प्रॉब्लम आई, उसमें क्या हुआ, उसके जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे खत्म हो गए, उसके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, उसका घर खराब हो चुका है, उसके पास कोई मनी इन हैंड नहीं है। तो उस केस में वो क्या करेगा? वो एकदम से APL से एकदम से हम बोले तो फूड इनसिक्योरिटी वाले सेगमेंट में आ गया। तो उस केस में उसके लिए भी फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, और वो गवर्नमेंट करती है। जैसे हमें पता है कि कोई भी क्लैमिटी वगैरह होती है तो उस केस में कैंप वगैरह लगा दिए जाते हैं, सो दैट कि जो पर्सन्स हैं जिनके पास कुछ भी उस समय प्रोवाइडेड नहीं है उनके लिए एटलीस्ट फूड प्रोवाइड हो, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच सकें। तो फूड सिक्योरिटी के सेगमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेशनल डिजास्टर जो कि हमने डिस्कस कर लिया, जैसे कि अर्थक्वेक। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइसेस इंक्रीजेस, thus अफोर्डेबिलिटी डिक्रीजेस। If such calamity happens in very widespread area or over longer period, this causes a situation of starvation which can turn into famine. अब पहले बात आती है डिमांड और सप्लाई की। जैसे यहाँ लिखा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइसेस इंक्रीजेस। होपफुली आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में पता होगा, ठीक है, कंसेप्चुअली वैसे नहीं, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, बट इन जनरल हमें लाइफ में पता है। होता क्या है कि अगर सपोज किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उस केस में जो कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, वो ज़्यादा वो चीज़ के ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं और सप्लाई को इंक्रीज कर देती हैं। क्योंकि अगर इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो होगा क्या, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड जो उनका प्रोडक्शन है वो कहाँ आ रहा है, मार्केट में। तो मार्केट में सप्लाई इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स डिमांड इंक्रीज हुई तो सप्लाई इंक्रीज बाय टाइम हो जाती है। और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है डिमांड से, डिमांड कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर सपोज कीजिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमने नॉर्मली भी देखा होगा कि सेल वगैरह लगती है। क्यों? अगर उनका जो स्टॉक है वो उन्हें लग रहा है कि वो नहीं निकल रहा है, लोग वो नहीं खरीद रहे हैं, तो उस केस में वो सेल वगैरह अरेंज करते हैं ताकि ज़्यादा लोग उसे बाय करें और उनका जो पुराना स्टॉक है वो ख़त्म हो, ताकि वो न्यू स्टॉक के साथ अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सके। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा है पर उतनी डिमांड नहीं है, तभी तो उनके पास स्टॉक बच गया। तो उस केस में वो क्या करते हैं, प्राइसेस को डिक्रीज कर देते हैं। और अगर इन केस सप्लाई कम है पर डिमांड ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, प्राइसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दैट वही यहाँ लिखा है कि जो प्राइसेस है वो शूट अप कर जाएंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अब होगा क्या, अगर प्राइसेस इंक्रीज कर गए हैं तो उस केस में अफोर्डेबिलिटी नेचुरली डिक्रीज कर जाएगी लोगों की, क्योंकि उनके पास इनकम तो उतनी ही है पर उनके लिए अब खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया। अभी आगे जब हम डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे, अगले क्लासेस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि होता क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि अगर उनके प्राइसेस बढ़ भी जाएं उसके बावजूद भी जो पर्सन है वो उन चीज़ों के ऊपर हम बोले ना कि सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। फॉर इंस्टेंस आप अगर गेहूं की बात करते हैं हम, अगर इन केस वीट का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाता है बट स्टिल हमें खाना तो खाना है, हम वीट का डिमांड कम नहीं कर सकते, हमें वीट फिर भी खरीदना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हम उनका सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे अब एग्जांपल लीजिए कि अगर मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ब्रांड की जो
टी है वो महंगी आ रही है तो मैं उसकी जगह किसी और ब्रांड पे शिफ्ट कर जाऊंगी। तो कुछ ऐसे सब्सटीट्यूशनल सब्सटेंसेस भी होते हैं, पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं कि जिनके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ तो होगा क्या कि जिनके ऊपर हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं तो उस केस में हमें, चाहे हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं भी है, पर हमें उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हमें वो चीज़ परचेज करनी पड़ेगी। होगा क्या, वहाँ पे तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, पर डिफरेंट सेक्शंस हैं जो और चीज़ें हैं जो हमें उससे थोड़ी कम प्रायोरिटी पे लगती हैं, हमें वहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है, बाय टाइम जो हमारी न्यूट्रिशियस वैल्यू हमें जो चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं हो जाती है, जो कि हमने पता है हमें कि वो फूड सिक्योरिटी के अंदर वो हम बोले तो वो प्रॉपरली कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशियस जो हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट है पर डे तो वो भी पूरी होना ज़रूरी है। यही कारण है कि हम बोलते हैं कि माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम इंडिया में या हर जगह पाई जाती है, स्टंटिंग का इशू है, ये सारी चीज़ें है ही सिर्फ इस वजह से। इफ सच क्लैमिटी हैपन्स इन वेरी वाइड स्प्रेड, अब देखिए हम बात कर रहे हैं जैसे अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, अब मैंने बोला न्यूट्रिशियस जो हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही है, बट अगर सपोज ये और वर्स कंडीशन में आ जाती है, जो कंडीशन है वो बुरी होती, धीरे धीरे बुरी होती जा रही है और बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्गर पीरियड के लिए वो सर्वाइव करती है, तो उस केस में क्या होगा कि लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम है वो स्टारवेशन की आ जाएगी। स्टारवेशन दैट मीन्स कि उनको हमें पता होगा आपको कि हंगर और स्टारवेशन में फ़र्क क्या होता है। हंगर और स्टारवेशन में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जो हंगर है वो तो एक नॉर्मल सेंस में है, अगर हंगर एक्सट्रीम में हो जाए तो वो स्टारवेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो स्टारवेशन का इशू है, अगर ये लंबे टाइम तक चलेगा वो किस में टर्न हो जाता है, फेमाइन में। हंगर जो हायर लेवल पे होगी, हायर लेवल पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टारवेशन में, और स्टारवेशन अगर लॉन्गर पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी फेमाइन में, जो कि हमें पता है जो सबसे बुरा फेमाइन आया था वो आया था बंगाल में 1943 में, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख पीपल जो थे उनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए उस समय क्या था, कॉलोनियल पावर हम पे रूल करती थी, तो जो गवर्नमेंट थी वो इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। ऐसा नहीं है उसके बाद कभी हमारी सिचुएशन ख़राब नहीं हुई है, हम हिस्ट्री में देखते हैं, हम पॉलिटी में देखते हैं, हर जगह हमें पता है कि हमारी सिचुएशन बहुत बुरी भी रही है, ऐसा कोई बात नहीं है, बट स्टिल ऐसा फेमाइन नहीं आया है। हमें पता है इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो भी रेन फेड है, और जो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस समय हमारी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, बट उसके बावजूद भी ऐसी कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और इलेक्टेड गवर्नमेंट उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती है। यही कारण है कि वो फेमाइन या उस तरह का जो बुरा सिचुएशन था वो फिर नहीं आया। ऑल्दो हमें आज भी पता है बहुत सारे एरियाज़ में ड्रॉट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, पर उस लेवल पे इशू नहीं है जिस लेवल पे उस समय था। फेमाइन की बात आती है, जब हमने फेमाइन डिस्कस किया तो फेमाइन एक बार इन डेप्थ भी देख लेते हैं। वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक। स्टारवेशन और एपिडेमिक के कारण जो डेथ्स होती है उसे हम फेमाइन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं या इंक्लूड करते हैं। और इसमें होगा क्या, जो फोर्स्ड यूज़ ऑफ अब देखिए स्टारवेशन तो ठीक है हमें पता है क्या है, अब एपिडेमिक कैसे फैलते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हाँ जो वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर है, अगर लोग उसे यूज़ करेंगे या इस तरह का खाना लेंगे जो कि डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस, एक ही जो ठीक नहीं है, जो स्पॉइल्ड फूड है हम बोल सकते हैं, ऐसा फूड अगर, अब होगा क्या, देखिए जब कोई भूखा होता है, जब वो हंगर में होता है तो उसे क्या लगता है कि जो भी मिल रहा है वो खाने की कोशिश करता है। हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखते हैं, तो उस केस में हो क्या रहा है, वो कुछ भी अगर ले लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, तो विद टाइम वो नेचुरली वो अगर हेल्दी नहीं है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम देगा बॉडी में जाके। और अगर कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक भूखा रहेगा तो नेचुरली उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस जो है किसी भी चीज़ से फाइट करने की वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा बोलते हैं ना कोविड में एक ही ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना है, यू शुड टेक मील्स, मतलब चाहे वो लाइट मील्स हो, कि ज़्यादा देर भूखे ना रहो, ताकि बॉडी की जो रेजिस्टेंस है फाइट करने की किसी भी चीज़ से वो कंटिन्यू रहे या वो बढ़े। तो वही चीज़ है कि अब होगा क्या, अगर कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ हो रहा है या डिकेइंग फूड कोई ले रहा है, ठीक है, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो नेचुरली उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस भी वीक हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये किस में कंट्रीब्यूट कर रही है, फेमाइन में, क्योंकि एट द एंड अगर ये सारी चीज़ें
बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी तो होगा क्या कि पर्सन की जो लड़ने की शक्ति है वो खत्म होते होते एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है। स्टारवेशन डेथ्स आर रिकॉर्डेड इन सम सर्कमस्टांसेस इवन नाउ। हमें पता है आज भी ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला कि ठीक है सिचुएशन बेटर हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी हो चुकी है। हो क्या रहा है, आज भी बहुत सारे इशू है, आज भी हमें पता है पीडीएस सिस्टम है, पर उसके बावजूद भी बहुत, चाहे आधार लिंकेज के कारण चाहे किसी भी कारण, जो पर्सन्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें प्रॉपरली जो उनका हक बनता है, जो उनकी न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड नहीं हो रही है। उनकी एंट्री है पीडीएस सिस्टम में, बट अगर हम आधार लिंकेज की बात करें, अगर उनका आधार लिंकेज नहीं है तो हो क्या रहा है, वो जाते भी हैं तभी उन्हें फेयर प्राइस शॉप से जो उन्हें मिलना चाहिए था, उनका गेहूं वगैरह, वो नहीं मिल पा रहा है। होता क्या है, अब देखिए हम लोग नहीं ये चीज़ें समझ सकते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इतना भी नहीं होगा कि पर्सन स्टार्व करेगा, बट होता यही है रियलिटी में कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पूरे का पूरा डिपेंडेंसी पीडीएस सिस्टम के ऊपर है। अगर उन्हें प्रॉपरली वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं मिलेगा तो होगा क्या, विद टाइम वो स्टारवेशन से उनकी डेथ हो जाती है। और हमें पता है कुछ सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसे सिनेरियोज, जब कोविड एरा में जब स्टार्टिंग हुआ था ये कोविड का, तो तब भी जब जो लोग थे, माइग्रेंट्स थे, वो वापस जा रहे थे, लेबर क्लास, तो उन्होंने उनमें एक ऐसा सिनेरियो भी आया था कि जिसमें कि जो रेलवे ट्रैक था, मतलब वहाँ पे रेलवे ट्रैक नहीं, रेलवे प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे एक लेडी थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, उसके पास उसका बेबी था, तो वो वहाँ पे घूम रहा था। तो फिर जो गवर्नमेंट थी, ऐसा बोला गया था कि वो स्टारवेशन से उसकी डेथ हुई है, पर गवर्नमेंट ने उसे डिनाई किया था और फिर ऐसा बोल दिया गया था कि वो मेंटली अपसेट थी और इस वजह से उनकी डेथ हो गई है। अब ये कितना लॉजिकल था कितना नहीं था, वी डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट, बट सिर्फ इतनी बात है कि हाँ, स्टारवेशन से डेथ आज भी होती है और बहुत सारी ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे बिलीव करना भी मुश्किल है कि कोई इंसान स्टारवेशन से उसकी डेथ हो रही है। क्योंकि अगर हम सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे इस तरह का इशू होना बहुत वियर्ड लगता है। ठीक है, जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे हो सकता है कि ऐसा इशू हो, बट सिटी साइड में भी ऐसे इश्यूज आते हैं। तो ये हो गया फेमाइन की बात या स्टारवेशन डेथ की बात। अब हम थर्ड सेक्शन पे जाते हैं, जो हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट टॉपिक है, वो है फूड इनसिक्योरिटी। कि फूड इनसिक्योर सेक्शन होता कौन सा है, हु आर फूड इनसिक्योर। वर्स्ट अफेक्टेड पीपल आर लैंडलेस पीपल, जिनके पास बहुत कम लैंड है या है ही नहीं है। हमने जब पालमपुर विलेज डिस्कस किया था उसमें भी देखा था, और वैसे भी हमें पता है कि इंडिया में मार्जिनल जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा हैं। अब जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनका अपना लैंड तो इतना नहीं है, उनको वहाँ से इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट ही नहीं होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, और हमने पहले भी डिस्कस किया है, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो डेब्ट ट्रैप में फंसने के कारण उनकी फूड इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। होता क्या है, एक पॉइंट पे आके जो फार्मर है वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो एट द एंड सुसाइड कमिट कर लेते हैं, जिसके कारण फार्मर सुसाइड का इशू भी हमेशा आजकल रहता है न्यूज़ में। तो वो सबसे पहले उनकी बात होती है कि वो जो लैंडलेस पीपल है या जो फार्मर्स हैं उनकी बात है। फिर दूसरे जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, जो कि जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, या जो बेगर्स है, कैजुअल लेबर्स है, ये सारे फूड इनसिक्योर सेक्शंस में आते हैं। एज मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज इन सीजनल एक्टिविटीज़, और है क्या, उनकी जो वेजेस है वो भी कम है। अगर हम फार्मिंग सेक्टर की बात करें, हमें पता है एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मिंग सेक्टर की बीच में होता क्या है कि वहाँ पे सीजनल एक्टिविटीज़ होती है। मतलब जो किसी के फील्ड में काम कर रहा है उसके पास हर टाइम वो नहीं रहेगा, जॉब नहीं रहेगा, तो उसे क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर सीजन में तो वो वहाँ पे एम्प्लॉयड होता है, बाकी टाइम में वो कहीं और जाके एम्प्लॉयड होते हैं। इसका एक केस स्टडी भी है, जैसे हम यहाँ पे रामू का केस स्टडी डिस्कस करते हैं पहले। वो एक कैजुअल एग्रीकल्चर लेबरर है, तो इस केस में क्या हो रहा है, वो अनएम्प्लॉयड रहता है फॉर 4 मंथ, क्योंकि हमें पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पे जो जॉब है वो सीजनली प्रोवाइड की जाती है, मतलब वहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और जब वो सीजनली अनएम्प्लॉयड है उस टाइम में वो क्या करता है, वो ब्रिक लेइंग में जाके अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है, या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में अपनी काम को ढूंढता है। उसकी जो वाइफ है वो भी हाउस क्लीनिंग का काम करती है, और उसके बदले में उसे ½ लीटर मिल्क मिलता है। मतलब आप देखिए
जैसे हमें पता है कि ऐसा बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली कि जो मेन और वुमेन हैं उन्हें इक्वल पे किया जाएगा जो भी वो काम करते हैं उसके लिए, बट ऐसा इन प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो वही यहाँ पे भी देखिए उसकी वाइफ जो है वो भी घर पे काम करती है जहाँ लाइव स्टॉक के लिए, और उसके बदले में उसे ½ लीटर मिल्क मिलता है सिर्फ, और सम कुक्ड फूड और वेजिटेबल्स। और जो उसके सन है वो भी काम करता है और उसे भी 1000 रुपीज़ पर ईयर मिलता है। He has 3 more sons and 2 daughters। अब देखिए इतनी बुरी कंडीशन है कि उसके घर के सारे मेंबर लगभग काम कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो 2 मील्स जो होती है वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि देखिए सिचुएशन क्या है, वो देखने में लग रहा है कि उनके घर के काफ़ी मेंबर एम्प्लॉयड हैं, बट उनकी जो अर्निंग है वो बहुत ही कम रहती है। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे कि हम बोल ले अनएजुकेटेड है उसके जो सन, इस वजह से उसको इतना कम जो पेमेंट है वो मिल रहा है। उसकी वाइफ जो है उनको भी अपने जो हक हैं या उनकी जो राइट्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो तीसरी चीज़ है एक ही जो रामू है वो खुद सीजनली एम्प्लॉयड है सिर्फ। ये सारे कारण हैं जिसके कारण उनकी जो वेजेस हैं वो सिक्योर नहीं है, और एट द एंड हो क्या रहा है कि उनकी जो हम बोल सकते हैं वो कभी पॉवर्टी के अंदर आते हैं कभी बाहर हो जाते हैं। फिर आती है केस स्टडी अहमद की। अभी हमने जो केस स्टडी देखी वो हमने विलेज की देखी, अब हम देखते हैं सिटी साइड की कि जो अहमद है वो एक तरह से देखिए माइग्रेंट वर्कर है, वो एक रिक्शा पुलर का काम करता है। उसके पास उसके जो 3 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स हैं और पेरेंट्स हैं, मगर उसके पास इतना ज़्यादा सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए वो रिक्शा पुलर है तो कभी उसकी सेल होगी कभी नहीं होगी, और उसकी जो अर्निंग है वो फ्लक्चुएट करती है, इसलिए उसके पास येलो कार्ड है, दैट मीन्स बीपीएल कार्ड है। हम आगे भी देखेंगे, हमने खैर पहले भी डिस्कस किया है, जो पीडीएस सिस्टम है वो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है इंडिया में। दैट मीन्स पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए ही जो पीडीएस सिस्टम है वो अवेलेबल है, बाकियों को पे करना पड़ता है जो मार्केट प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली। सो दैट मीन्स अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही रह जाता है, क्योंकि अगर सपोज मुझे एपीएल होने के कारण पीडीएस सिस्टम में भी जाके पे करना पड़ेगा इक्वली जो मार्केट रेट है उस जैसा, तो फिर मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगी, फिर मैं मार्केट में जाके कुछ और अच्छी वैरायटी का कुछ खरीद सकती हूँ। तो वही चीज़ है, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है, दैट मीन्स वो येलो कार्ड होल्डर है तो उसको वो पीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो कवर होगा, इसलिए उसे सफिशिएंट क्वांटिटी में वीट वगैरह मिल जाता है। अब देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि ये कंट्री सिटी साइड में है तो इससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन है कि हाँ कैसे कैसे अपनी जो राइट्स है उसे क्लेम करके जो चीज़ें हैं वो लेनी है। बट अगर हम यहाँ पे रामू की बात करें तो उसे इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और होता क्या है उनके पास अपने राइट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो कई बार ये फेयर प्राइस शॉप जो होती है, यहाँ के ओनर भी होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, वो चीज़ों को हम बोले कि इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि इन्हें बोल देंगे कि हाँ अवेलेबल नहीं है पीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा बनता था, और वो क्या करते हैं ब्लैक मार्केटिंग में उसे डाइवर्ट कर देते हैं। अब इन चीज़ों को टैकल करने के लिए आधार से लिंकेज हुआ था, बट उसके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज होती हैं, बट खैर अभी के लिए हम ये 2 चीज़ें हमने देखी। अब फूड इनसिक्योर सेगमेंट हम इन डेप्थ देखते हैं, उनमें क्या आता है SC ST एंड सब सेक्शंस ऑफ OBC विद पुअर लैंड बेस। अब हमें पता है कि हम ठीक है बुक्स में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट डिस्क्रिमिनेशन स्टिल होता है, और डिस्क्रिमिनेशन होने के कारण ही ये जो SC ST सेक्शंस हैं इनके पास इतना ज़्यादा हम बोले कि सेफ नहीं है इनकी लाइवलीहुड, इस वजह से इनको हम इंक्लूड करते हैं इनसिक्योर सेगमेंट के अंदर। और सेकंड क्या, पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, वो हमने पहले देख लिया, हु हैव टू माइग्रेट अदर एरियाज। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो ऐसा बोलती है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड होना चाहिए, ताकि अगर कोई सपोज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, माइग्रेट हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि उसे वो पीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड ना हो पाए। और फिर तीसरी चीज़ आती है वुमेन। देखिए कहीं भी अगर कुछ इनसिक्योरिटी की कुछ ऐसी बात आएगी तो उसमें वुमेन और चिल्ड्रन हमेशा आ जाते हैं। तो अमंग वुमेन जो स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है वो है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है उनके लिए। अब होगा क्या कि अगर वो खुद उनके पास इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, उनकी खुद का जो फूड रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो जो उनके बेबीज़ है, चाहे वो अनबॉर्न बेबी है चाहे बॉर्न बेबी है, उनकी भी न्यूट्रिशियस जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, और एट द एंड माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाती है। यही कारण
कारण है स्टंटिंग ग्रोथ या स्टिल बर्थ का, जो हम नॉर्मली इंक्लूड कर सकते हैं। फूड इनसिक्योर पीपल आर डिस्प्रपोर्शनली लार्जर इन सम रीजन्स। एक ही कुछ एरियाज ऐसा है, मतलब इंडिया में ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि ये इश्यूज हैं, बट इंडिया में भी हर स्टेट में एक जैसा सिनेरियो नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे ये इशू ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे ये इशू कम रहता है। जैसे यहाँ पे यूपी बिहार वगैरह की बात हो रही है तो वहाँ पे ये इशू ज़्यादा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका एक कारण है कि वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर का इशू है, वहाँ पे ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, रिमोट एरिया ज़्यादा है, या जो लोग हैं उनके बीच में एजुकेशनल लेवल कई जगह पे कम है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है कि क्यों फूड इनसिक्योर सेगमेंट जो है वो कुछ एरियाज में ज़्यादा है, कुछ में कम है। और फिर आता है हंगर की बात। हमने स्टार्टिंग में देखा हंगर क्या चीज़ होती है। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। इट इंक्लूड्स क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन। क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशन कैसे? क्रॉनिक हंगर की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक हंगर इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी, स्पेशली इन केस ऑफ पुअर। कि क्रॉनिक हंगर का मतलब है कि अगर डाइटरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी ना हो या कम हो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, चाहे क्वांटिटी में या चाहे क्वालिटी में, तो वो क्रॉनिक हंगर के अंदर आ गया। और अगर हम सीजनल हंगर की बात करें तो वो रिलेट करता है साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, क्योंकि वो सीजन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। बहुत सिंपल है। क्रॉनिक और सीजनल का जो मेन मतलब है वो उनकी जो डेफिनेशन है उसी में दिख रहा है। इन केस ऑफ रूरल एरिया एग्रीकल्चर, इन केस ऑफ अर्बन एरिया कैजुअल लेबर इन रेनी सीजन। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो उस केस में सीजनल हंगर देखा जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, और अर्बन एरिया की बात करें तो वो देखा जाएगा कैजुअल लेबरर, जैसे कि रेनी सीजन में उनके पास जो जॉब्स है वो प्रोवाइड नहीं रहती हैं। तो इसके साथ हमारा जो आज का डिस्कशन है उसको हमने पूरी तरह से वाइंड अप कर लिया है। एक बार लास्ट में हम देख लेते हैं हमने क्या क्या इस चीज़ में या आज के डिस्कशन में क्या क्या इंक्लूड किया है। हमने देखना था मीनिंग, नीड और फूड इनसिक्योर सेगमेंट के बारे में। जो हमने देखा, हमने पहले देखा कि फूड इनसिक्योरिटी का मतलब क्या रहता है या फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। फिर हमने देखा फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है, फिर माइंड के बारे में डिस्कशन किया। फिर देखा फूड इनसिक्योर सेगमेंट में कौन से सेगमेंट्स आते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो केस स्टडी थी रूरल और अर्बन एरिया में वो डिस्कस की। फिर हमने इनसिक्योर सेगमेंट के बारे में डिस्कशन किया। फिर लास्ट में हमने देखा हंगर क्या होती है, दैट्स क्रॉनिक हंगर और सीजनल हंगर। दोनों चीज़ें हमने आज अपने डिस्कशन में इंक्लूड की हैं। और जो एक लास्ट सेक्शन रह गया है वो हम अपने डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे, जो हम कल करेंगे पार्ट 2 में। और तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो आज के डिस्कशन में तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगे और अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और भी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं कल, और टिल देन ओके देन, थैंक्स, बाय बाय।